नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं सियासत की हर एक हलचल। हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में सियासत तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि इन बयानों का असर भविष्य में किस तरीके से पड़ेगा, आगे आने वाले दिनों में इन बयानों का क्या रिएक्शन आएगा। ये सियासी गलियारे के अलावा आप और कहीं न देख पाएंगे, न सुन पाएंगे और न समझ पाएंगे। चलिए अगले आधे घंटे तक एक बार फिर से आपको सियासत की दुनिया में लेकर चलते हैं और सियासी गलियारे के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो इस वक्त हरियाणा की सियासत के केंद्र बिंदु में बैठे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी और जेजेपी में वोट ट्रांसफर को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की वजह से कम वोट मिला, तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो दोनों की मेहनत है। मुख्यमंत्री यह भी कहते हैं कि अगर दोनों के वोट मिल जाते तो 80,000 का आंकड़ा पार कर लेते। हार के बाद किसी भी पार्टी के बीच शुरू होता है आत्ममंथन का दौर, आत्मचिंतन का दौर। लेकिन बड़ौदा में गठबंधन की हार के बाद न मंथन हो रहा है, न उस पर चिंतन हो रहा है तो बस इस बात पर कि इसके वोट नहीं मिले, उसके वोट नहीं मिले। ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था। यकीन नहीं होता तो सबसे पहले सीएम के बयान को सुनिए। सीएम कह रहे हैं कि जेजेपी का पूरा वोट मिलता तो हमारे 80,000 के आसपास वोट होते, लेकिन जब पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर उधर भी जाता है। नहीं, अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए हैं। मुख्यमंत्री को आपने सुना, अब डिप्टी सीएम को भी सुनिए। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि अगर वोट 50,000 से ज्यादा आए हैं तो दोनों पार्टियों की मेहनत से ज्यादा आए हैं। किसका वोट किसे मिला ये सब जानते हैं। जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। अगर वोट 50,000 से ज्यादा आए हैं तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से आए। मगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर लोगों ने ज्यादा वोट डाले हैं और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष गया। उपचुनाव से पहले वोट ट्रांसफर का दम भरने वाली जेजेपी नतीजों के बाद सख्ते में है। यकीन होता तो उपचुनाव से पहले डिप्टी सीएम के छोटे भाई और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के उस बयान को सुनिए जिसमें वो वोट ट्रांसफर और गठबंधन की बड़ौदा में जीत का दम भर रहे हैं। भूपेंद्र मलिक जी को और जननायक जनता पार्टी को जो वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे लगभग 37-38,000 के आसपास, अगर इन दोनों का गणित जोड़ें तो एक और एक 11 बैठता है। और ये 11 जो है ये इस बार इस विधानसभा के उपचुनाव में गठबंधन की जीत साबित हो। चुनाव से पहले वोट ट्रांसफर का दम भरने वाली दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे को ताकने को मजबूर है। और हो भी क्यों ना, बड़ौदा में हार जो मिली है, मंथन होना भी जरूरी है। प्रदेश में गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन गठबंधन में किसका वोट किसे मिला, इसको लेकर दोनों ही पार्टियां बयानों के फेर में फंसती जा रही है। चंडीगढ़ से पवन सिवर, पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन को मिली हार के बाद जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। गठबंधन सरकार 10,000 वोटों से हार है तो क्यों? ये तो विश्लेषण का विषय है, इसमें बैठ के विश्लेषण करेंगे फिर बताएंगे। गठबंधन सरकार 10,000 वोटों से हार है तो क्यों? ये तो विश्लेषण का विषय है, इसमें बैठ के विश्लेषण करेंगे फिर बताएंगे।
तो बड़ौदा उपचुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन बयानबाजियां जारी हैं। सीएम ने चंडीगढ़ में बड़ौदा उपचुनाव पर इंदुराज नरवाल को बधाई दी, तो साथ ही कहा कि ये हमारी हार में भी जीत है। वहीं अभय चौटाला ने बड़ौदा में हार पर बीजेपी को घेर लिया। देखिए रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया, लेकिन अगले ही दिन बीजेपी आगे के कामों में जुट गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसकी जानकारी देने बाहर आए तो बड़ौदा उपचुनाव में हार के सवालों से बच नहीं सके। सीएम मनोहर लाल ने हर सवाल का सही से जवाब देते हुए कहा कि बड़ौदा में तो हम हार के भी जीत गए, जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो गया। आज तक 50,000 वोट बड़ौदा से हमें नहीं मिले, लेकिन इस बार कांग्रेस को नुकसान और हमें फायदा हुआ। हमारे जो विधायक बने हैं इंदुराज नरवाल, उनको मैं बधाई देता हूं और अभी विधानसभा में आएंगे मिली जुली बातें कही जा सकती हैं। बहुत से लोगों ने विकास को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि विकास के नाते से अगर हमारा वोट बढ़ा है तो हमारे पास तो कोई और बात नहीं थी, केवल विकास की बात हमने कही। लेकिन जो पोलराइजेशन की बात समय समय पर आती है वो हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, घटी है। सीएम भले ही हार को जीत बता रहे हों, वहीं उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को जीत की बधाई दी और कहा बहुत से लोगों ने विकास को भी ध्यान में रखा है। हालांकि पोलराइजेशन की बात आती है तो वो पहले के मुकाबले कम हुआ है। नहीं, अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए हैं। जेजेपी के वोट ट्रांसफर पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पहले के मुकाबले जेजेपी का पूरा वोट मिलता तो 70,000 के करीब वोट गठबंधन का होता। हर बार वोट ट्रांसफर नहीं होते, थोड़ी बहुत पोलराइजेशन हुई है। नहीं, अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए हैं। सीएम के साथ ही बैठक में मौजूद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी इंदुराज नरवाल को बधाई दी और कहा इंदुराज से प्रार्थना योगेश्वर का साथ लेकर बड़ौदा का विकास करवाएं। मैं भाई इंदुराज जी को बधाई देता हूं और उससे प्रार्थना भी करता हूं कि मिलजुल करके योगेश्वर दत्त को साथ लेके दोनों मिलके अगर करेंगे, बड़ौदा की जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरेंगे तो बड़ौदा का विकास होगा। और बड़ौदा के अंदर गोहाना क्षेत्र के अंदर गुड़गांव के मुकाबले का क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर 2 हाईवे बनने जा रहे हैं, यहाँ पर IMT बनेगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी और जो जो योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की हैं सब तेज गति से चलेंगी। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव के परिणामों से साबित हो गया है कि प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ गिरा है और लोगों ने प्रदेश की गठबंधन सरकार को नकारा है। जो बारी बारी गठबंधन की बात करते थे, लोगों ने उस गठबंधन को नकार दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1 साल में जिस तरह से लोगों ने नकारने का काम किया है, उससे मुख्यमंत्री को सबक लेना चाहिए। ये जो अध्यादेश है, ये बीजेपी जो लेकर के जिसका कानून बनाया, वो किसान की डेथ वारंट पे दस्तखत है और कांग्रेस इसलिए जीत गई वहाँ पे कि वहाँ लोग आपका आपस का वोट जो उसको डिवाइड नहीं करना चाहते थे। उनको कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आया तो लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि इसको हराने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे भले ही आ गए हैं,
लेकिन बयानबाजियां कम नहीं हो रही और अब भी प्रदेश में बड़ौदा उपचुनाव का मुद्दा जोरों पर है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की जीत का साथ ही बिहार में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, लोग नाचते गाते दिखे। इतना ही नहीं, पीएम ने भी बिहार में एनडीए की जीत पर खुशी जाहिर की। देखिए बिहार में एनडीए की जीत का जश्न किस तरीके का रहा। बिहार में बहुमत के आंकड़े को पार कर गए एनडीए की खुशी अब जश्न में तब्दील हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बधाई ट्वीट के बाद पटना के बीजेपी मुख्यालय पर भी जश्न मनने लगा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़ों की धुन पर डांस किया और जमकर आतिशबाजी की। जीत की खुशी जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दी और चारों तरफ बस एक ही चीख गूंजने लगी, बिहार में बहार है, फिर एक बार नीतीश कुमार है। एनडीए और महागठबंधन के बीच बढ़त में 6-7 सीटों का फासला कभी घटता तो कभी बढ़ता रहा। बिहार में सरकार कौन बनाएगा देर रात तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन 11:15 बजे के बाद जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यालय आकर कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया तो उनका असमंजस दूर हो गया। एनडीए और महागठबंधन के बीच अब भी जारी खींचतान को भूलकर उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विकास का जीत हुआ है, कार्यकर्ता का जीत हुआ है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता का जीत हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व, बिहार प्रदेश नेतृत्व का जीत हुआ है, हम सब लोगों का जीत हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि बिहार ने दुनिया को फिर बताया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के हर वर्ग ने एनडीए के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, बिहार के गांव गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। मैं बिहार के हर नागरिक को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। आज बिहार ने दुनिया को फिर बताया है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने वोट भी किया और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह हर बिहार वासी की आशाओं और आकांक्षाओं की जीत है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, बिहार के हर वर्ग ने फिर एक बार खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया है। यह हर बिहार वासी की आशाओं और आकांक्षाओं की जीत है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन विकास की जीत है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं बिहार की जनता को आज के जनादेश के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों के परफॉर्मेंस और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में
एनडीए सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। चुनावी नतीजों के साथ ही एक बार फिर से एनडीए की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार बननी तय हो गई है। चुनावों में जबरदस्त जीत के बाद बिहार में फिर से वापसी करने पर एनडीए नेता फूले नहीं समा रहे। अपने नेता नीतीश कुमार के गुणगान करने वाले पोस्टरों से उन्होंने पटना की तमाम गलियां चौबारा पाट दिया। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर नीतीश को जीत की शुभकामनाएं दी और देनी भी चाहिए, क्योंकि बिहार में लगातार चौथी बार एनडीए का राज स्थापित होने जा रहा है। सियासी गलियारा डेस्क, जनता टीवी। तो बिहार में एनडीए की सरकार तो बनी, लेकिन आरजेडी इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के साथ ही कुछ समीकरण ऐसे हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि एनडीए और महागठबंधन में 100 और 99 का ही अंतर रहा। एनडीए को बस बहुमत मिल गया और नीतीश कुमार का फिर से सीएम बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया। 243 सीटों में एनडीए को 125 सीटें मिली। ये जादुई संख्या यानी स्पष्ट बहुमत 122 से सिर्फ 3 सीटें ज्यादा है। वहीं महागठबंधन को 110 सीटें मिली। चुनावी सभाओं में भीड़ भाड़, चुनावी सर्वे के आंकड़े और चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी सभी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का पलड़ा भारी बता रहे थे। लेकिन जनता के मन को कोई थाम नहीं पाया। लोग भीड़ के वोट में तब्दील होने की बात कहते रहे, लेकिन बिहार में आरजेडी अपने बढ़े हुए वोट प्रतिशत को सीटों में तब्दील नहीं कर पाई। महागठबंधन में भी आरजेडी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा यानी 23.1% रहा, जबकि बीजेपी 19.46% और जेडीयू को 15.38% वोट मिले। इस मारामारी में भी आरजेडी 2015 की साख बरकरार रखते हुए कुल 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि 2015 की 80 सीटों के मुकाबले उसे इस बार 5 सीटों का नुकसान हुआ। यह भी सच है कि मतगणना की शुरुआती रुझानों में एनडीए की तुलना में लगभग दोगुना सीटों पर बढ़त बनाने वाला महागठबंधन आगे अपनी रफ्तार नहीं बनाए रख सका और फिर से फैसला तो बस लुढ़कता चला गया। महागठबंधन से बगावत कर एनडीए में आए मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को 4 सीटें तो मिली, लेकिन पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी खुद नहीं जीत पाए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। रामविलास पासवान के निधन के बाद तो राजनीतिक पंडितों को एलजेपी के पक्ष में सहानुभूति लहर की उम्मीद थी। हालांकि एलजेपी को मिली सहानुभूति वोटों में वैसे तो नहीं बदली कि सीट दिला दे। लोजपा ने अकेले ताल ठोकी, उन्हें 6% से भी कम मत मिले और केवल 1 सीट मिली, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से भी कम। इतना ही नहीं, बिहार के राजनीतिक इतिहास के नए पुराने पहलवान भी चित हो गए। पप्पू यादव के दल जन अधिकार पार्टी यानी जाप और पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी का विधानसभा में खाता तक नहीं खुला। इन दोनों दलों के मुखिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस चुनाव के नतीजों की 2015 के चुनावी नतीजों से अगर तुलना करें तो जेडीयू को 28, राजद को 5, कांग्रेस को 8 और एलजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी को पिछले चुनाव की तुलना में 21 सीटों का फायदा। ये आंकड़े बताते हैं और साफ बताते हैं कि बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ, क्योंकि 2015 के बाद बीजेपी ने बिहार में जो पकड़ बनाई उसका नतीजा उसे विधानसभा में 21 सीटों की बढ़ोतरी के साथ मिला। और इन नतीजों से यह भी लगभग साफ है कि बिहार की कमान एक बार फिर और चौथी बार लगातार नीतीश कुमार के हाथ होगी।
सियासी गलियारा डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा सरकार ने दिवाली के मौके पर गन्ना किसानों को दिवाली के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। हरियाणा सरकार ने दिवाली के मौके पर गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है और हरियाणा में गन्ना के अब रेट बढ़ाए गए हैं। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल हैं। सर, आपने जो है गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत दी है। गन्ना के दाम अब हरियाणा में कितने हो गए हैं और अन्य राज्यों के मुकाबले में कहां पर है? देखो, जो गन्ने का रेट था हरियाणा प्रदेश में, वो पहले भी पूरे हिंदुस्तान में हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा था और अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 350 रुपये का जो रेट किया है वो भी फिलहाल पूरे देश में हमारा सबसे ज़्यादा रेट है और इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये डिमांड काफ़ी समय से चल रही थी, पिछले 2 साल से रेट नहीं बढ़ा था, तो अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को एक दिवाली पे एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मंत्री जी, इसके साथ ही जो आपकी आउटलेट खोलने की योजना थी, उस योजना में आप कहां तक पहुंचे हैं और क्या उसके लिए आप होमवर्क कर रहे हैं? आज 4 बजे उसकी मीटिंग है और उसके बाद जो कंसल्टेंट्स हमने नियुक्त करने हैं उसके बारे में आज मीटिंग, उसके बाद चल रहा है काम, जल्दी उसको सिरे चढ़ाएंगे। सहकारिता विभाग में और क्या महत्वपूर्ण जो है वो आप बदलाव कहें या यूं कहें कि आपने इस 1 साल के लगभग कार्यकाल में क्या आपने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं? देखो, जिस तरह से शुगर मिल है हमारे पास, तो शुगर मिल्स की जो पिराई लेट होती थी उसको हमने अब की बार बड़ी जल्दी शुरू किया है। नवंबर के फर्स्ट वीक में हमने कहा था सारी मिलें शुरू करेंगे, तो उससे में हमने अधिकारियों से बार मीटिंग लेके और उसमें कामयाब भी हुए हमें और 7 मिल हम शुरू कर चुके हैं और अगले हफ्ते बाकी की 3-4 बची वो भी कर देंगे। और हम जैसे किसानों का मतलब जो शुगर का घाटा कैसे पूरा हो शुगर मिल्स का, तो उनके लिए हमने रिफाइंड शुगर बनाई है, जैसे रोहतक में उसके सैसे भी हैं, 1-1 किलो 5-5 किलो की पैकिंग भी शुरू की है। और कैथल, महम और पलवल के अंदर हम गुड़ और शक्कर भी बना रहे हैं, तो इथेनॉल बना रहेंगे, जैसे शाहबाद में इथेनॉल प्लांट भी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने काफ़ी सुधार किया है। और डेयरी फैट के अंदर भी हमने जो हमारे बेटा के जो बूथ हैं वो भी हम संख्या बढ़ा रहे हैं और उनके ऊपर सब्जी और फ्रूट्स की बेचने की भी अनुमति दी है। और इसी तरह हम जो हमारा एफेड का जो स्टोर है उसके अंदर भी हम बाकी सामान भी मतलब बेचने की अनुमति देंगे। मंत्री जी, जो गन्ने के किसान हैं उनकी कोई बकाया पेमेंट का भी इशू है क्या? अभी कहाँ तक है? पेमेंट है हमारे किसी की बकाया नहीं है, क्योंकि सभी शुगर मिल्स में मैं जा चुका और सभी का पेमेंट पहले हो चुका है। सर, भूना का जो फतेहाबाद जिले के भूना का शुगर मिल है उसको लेकर क्या स्थिति है और इसके अलावा बाकी जो प्रदेश के तमाम शुगर मिल हैं उनकी क्या आप कहाँ पर उनको आंकलन करते हैं? किसी में कोई नई जो है वो तकनीक का इस्तेमाल करके उसका विस्तार करने वाले हों या फिर जो आपके कहीं किसी तरीके के शुगर मिलों में कहाँ कोई खामी भी देखते हो? नहीं, जिस तरह से हमारी जो हम इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं और जैसे करनाल में भी, पानीपत में भी और आपका गुहाना में भी, सब में हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ताकि गन्ना मतलब किसानों को गन्ना पूरा का पूरा पिराई हो। फतेहाबाद की भुना शुगर मिल को बंद किया गया है सर, उसमें क्या स्थिति है? वहाँ पर गन्ना नहीं, वो तो क्या है कि अभी तो उसका कोई और नहीं है कि भाई उसको दोबारा शुरू करने का कोई वो नहीं है, प्रस्ताव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ जो है वो कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल मौजूद थे। बनवारी लाल ने ये कहा है कि गन्ना के जो किसान हैं उनको सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है और हरियाणा में जो गन्ना किसानों को दाम दिया जा रहा है वो पूरे देश में सबसे अधिक दाम हरियाणा में किसानों को गन्ना के रेट का मिल रहा है। इसके अलावा तमाम जो बड़े बदलाव उनके विभागों में हुए हैं उनकी भी जानकारी बनवारी लाल ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। जी हाँ, तो ये सियासी हलचल इस वक्त हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। हार को लेकर के चिंतन और मंथन का भी दौर है। अलग अलग राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि वो चिंतन और मंथन करेंगे कि आखिर हार के पीछे की वजह क्या रही है। साथ ही साथ कुछ बयानात ऐसे भी सामने आए हैं जो आपसी एक रिश्ते में दरार शायद ना कहें हम उसे, लेकिन एक उसकी झलक जैसी दिखती हुई बेशक नजर आ रही है। ये भी पूरी तरीके से अभी सिर्फ कयासी है। इसी के साथ आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।